हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र, जिसका कोड है 346 FX 2024 के लिए ये 6वां सेट है और इस सेट का आज पहला पार्ट है। तो इस पहले पार्ट में हम सॉल्व कर रहे हैं सवाल नंबर 1 से और आगे के कुछ प्रश्नों को लगा करके देखेंगे हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें ताकि आपको हर एक बात समझ में आए। किसी तरीके का अगर आपको समझने में कोई परेशानी होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, लेंस मेकर सूत्र 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है। तो ये जो सूत्र है इसमें हमेशा सेकेंडरी फोकस इस्तेमाल होता है, द्वितीय फोकस। ये बात आप हमेशा ध्यान रखो, चाहे उत्तल लेंस हो अवतल लेंस हो, एक भाग उसका समतल हो, चाहे जिस टाइप का लेंस हो, हमेशा उसका सेकेंडरी फोकस यूज होता है। तो ये इसका पहला वाला भाग सही है, ये दूसरा जो इसका विकल्प है वो सही है। अगला सवाल है यहाँ पे, एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। तो जब तक किसी अर्धचालक पर हम पोटेंशियल डिफरेंस ना लगाएं उसके सिरों पर, तब तक वो उदासीन होता है। जब तक आप किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक जो सेमीकंडक्टर होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है और जैसे ही उसको कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद वो आवेशित होता है। तो नेचर पर डिपेंड करता है कि एन टाइप है या पी टाइप। अगर एन टाइप होगा तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर पी टाइप होता है तो उसमें कोटर होते हैं। तो उसके हिसाब से उसका नेचर डिफाइन किया जाता है। लेकिन अगर किसी भी तरीके से कोई चीज़ कनेक्ट नहीं है, कोई वोल्टेज का सोर्स कनेक्ट नहीं है, तो वो न्यूट्रल पोजीशन पर ही होता है। तो ये जो इसका तीसरा विकल्प दिया है उदासीन, यही वाला विकल्प इसका सही है। अगला सवाल है, पहले का तीसरा खंड, नाभिकीय अवक्रिया 7n15 और प्लस 0n1 और ये जो रिजल्ट आया है ये है कार्बन 614 है प्लस p। तो इसमें कहा p क्या है, तो उसको निकालने के लिए आप यहाँ पे नीचे देखो 7 और प्लस 0 जोड़ के नीचे की वैल्यू 7 है, तो यहाँ इधर भी वैल्यू 7 होनी चाहिए। तो यहाँ 6 है, मतलब यहाँ पे 1 आना चाहिए। अब 15 और 1 16 हो गया और यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो अगर नीचे 1 वैल्यू है और ऊपर 2 है, यानी परमाणु भार 2 और परमाणु क्रमांक 1 है, तो ये ड्यूट्रॉन का संकेत होता है 1H2। तो ये इसका जो दूसरा वाला विकल्प है ये सही है। और चौथा विकल्प है, 5 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध है R1 और R2। कहा है यदि R1 बराबर n R2 है तो n का संभाव्य मान क्या होगा। आइए इसका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो सवाल में है 5 प्रतिरोध समान हैं और उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। यह है पहले का चौथा विकल्प, उसका जवाब है 5 समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध, जिसको R1 से दिखाना है तो R1 हो जाएगा 5। मान लो एक एक प्रतिरोध की वैल्यू R थी, तो ये हो जाएगा 5R। और समांतर क्रम में जोड़ने पर अगर कुल प्रतिरोध को R2 नाम दिया गया जैसा कि यहाँ है, तो ये आएगा R/5। पैरेलल कनेक्शन में प्रतिरोध की वैल्यू घटने लगती है, तो R2 की वैल्यू R/5 हो जाएगी और R1 की वैल्यू 5R होगी। ये कैसे हुआ, R1 + R2 + R3 ये टोटल वैल्यू होती है सीरीज कनेक्शन में, और पैरेलल में 1/R 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 करके कनेक्ट हो जाएगा। तो ये ऐसा आएगा पैरेलल कनेक्शन और ये है उसका सीरीज कनेक्शन।
तो यहाँ पे कहा है यदि R1 बराबर n R2 तो n का मान बताओ। तो R1 की जगह पे 5R, n R2 की जगह पे R/5, तो 5 का 5 से गुणा हो जाएगा और R से R कट जाएगा, यानी n का मान आएगा 25। यही इसका जवाब भी होगा। तो आइए इसको देखते हैं कहाँ है। तो यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प इसका सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में विद्युत फ्लक्स का मात्रक कौन है। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वो होता है वोल्ट मीटर। ये कैसे निकाला जाता है उसको भी हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। सवाल नंबर 1 का 5वां खंड है। फ्लक्स का सूत्र होता है E इंटू ए और E का सूत्र होता है V/D इंटू ए। अब सबकी अगर आप वैल्यू रखोगे तो V का मात्रक होता है वोल्ट और ए ये एरिया है, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर और नीचे D ये दूरी है, इसका मात्रक होगा मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर स्क्वायर कट जाएगा, मीटर स्क्वायर का 1 मीटर, तो केवल क्या बचेगा मीटर, यानी जवाब में आएगा वोल्ट गुणे मीटर। ये फ्लक्स का मात्रक होगा। और उसके बाद अगला सवाल है, यदि अमीटर और मिलीमीटर का प्रतिरोध x1 और x2 है, ये वाला है अमीटर और मिली अमीटर, इसका प्रतिरोध है क्रमशः x1 और x2, यानी अमीटर में जो रजिस्टर कनेक्ट है उसकी वैल्यू है x1 और मिली अमीटर में जो है वो x2 है। तो x1 x2 के बीच में कौन सा रिलेशन यहाँ पे सही जाएगा। तो आइए इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर विकल्प में निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम कारण सही समझने की कोशिश करेंगे। ये है पहले का 6वां वाला विकल्प। तो एक अमीटर है और एक है मिली अमीटर। अमीटर का मतलब होता है जो अधिक वैल्यू की विद्युत धारा को मेजर करता है, यानी बड़ी करंट को मापने का काम करता है, और ये छोटी छोटी करंट को मापने का काम करता है। तो अगर अमीटर जो करंट माप रहा है उसको हम I से लिख दें और मिली अमीटर जो करंट माप रहा है उसको हम MI से लिख दें, तो यहाँ पे कंफर्म है कि ये वाली करंट कम होगी, ये वाली करंट उल्टा हमने कर दिया। यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू ऐसे लिखी जाएगी। मिली अमीटर IM या MI, आप जो भी इसको संकेत अपना समझने के लिए हमने सिंबल डाला है कि मिली अमीटर जो है इसकी वैल्यू कम है और अमीटर जो करंट माप रहा है उसकी वैल्यू अधिक है। तो यहाँ पे उनके रेजिस्टेंस में रिलेशन दिखाना है। अमीटर का रेजिस्टेंस जो है उसको X1 नाम दिया गया है और मिली अमीटर के रेजिस्टेंस को X2 नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि मान लो ये लोग किसी करंट को माप रहे हैं, तो इनके बीच का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। यहाँ पे मान लो एक हमने लगा दिया अमीटर, उसको हम यहाँ पे G सिंबल से दिखा रहे हैं। वैसे तो A सिंबल से दिखाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे G नाम ले रहे हैं। और जब ये मापता है तो मालूम है कि इसके पैरेलल में एक शंट कनेक्ट कर दिया जाता है, शंट प्रतिरोध। और अब यहाँ पे जो करंट इन होगी वही करंट आउट होगी। तो इसका भी खुद का रेजिस्टेंस होता है, खुद का रेजिस्टेंस इसके पास भी होता है। तो इसके रेजिस्टेंस को हम RG कहेंगे और इसके रेजिस्टेंस को हम कहेंगे RS। अब मान लो यहाँ पे ये करंट आया, जंक्शन बना, तो दो भागों में ये बट गया, एक भाग इधर हो गया और एक भाग इधर हो गया इन दोनों का। तो अब चूंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। हम यहाँ वाले को नाम दे देते हैं IG और इसको नाम दे देते हैं IS यहाँ पे। तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा IG इंटू G
और इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा IS इंटू यस। इसमें से हम करंट को एक तरफ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा S बाई जी। तो अगर हम दोनों में 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा IGIS प्लस 1 और इधर हो जाएगा S बाई जी प्लस 1। तो ये होगा IG प्लस IS बाई IS और इधर होगा S प्लस G बाई जी। तो यहाँ पे ये वाली पूरी वैल्यू हो गई I, क्योंकि यही तो दो भाग में बटा था। तो ये हो जाएगा I बटे IS और ये S प्लस G, इसको ऐसे ही रहने दो या फिर इस तरह रूप में रहने दो। तो S प्लस G बाई जी, यानी यहाँ से I की वैल्यू हो गई S प्लस G बाई जी इंटू IS। तो यहाँ पे या तो आप इसको इस रूप में सेट कर दो और या तो यहाँ पे आप इसको उल्टा करके जब आप सेट कर सकते हो तो ऐसा भी आप इसको सेट कर सकते हो। I बराबर ये हो जाएगा S प्लस G बाई यस। इस रूप में ये कैसे सेट होगा, देखो आप इसको उल्टा लिख लो IS बाई IG और इसको G बाई यस। अब दोनों में एक जोड़ दोगे जब यहाँ पे, तो ये हो जाएगा IS IG और ये हो जाएगा इतना G प्लस S बाई यस, ऐसा हो जाएगा ये। और यहाँ पे गुणा हो जाएगा IG की। ये आप दो रिलेशन लगा सकते हो इस विकल्प को समझने के लिए, या तो आप ये वाला ले लो या तो ये वाला, ये ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो गैल्वेनोमीटर हमने लगा के रखा ये वाला, ये जो करंट माप रहा है I, वो मुख्य रूप से इस यस के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जो I है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/s के। तो जितना बड़ा रजिस्टर होगा उतना छोटा करंट मेजर करेगा। तो अब चूंकि यहाँ पे आप आओ कि हमें छोटा करंट अगर मेजर करना है तो उसका रेजिस्टेंस बड़ा हमें रखना होगा, और अगर हमें बड़ा करंट मेजर करना है तो रेजिस्टेंस छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे अमीटर के रेजिस्टेंस को x1 से दिखाया गया था और मिली अमीटर को x2 से। तो अगर ये छोटा करंट है मतलब इसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा, और ये बड़ा करंट है तो इसका रेजिस्टेंस छोटा होगा। ये चीज़ हम आपको समझाने के लिए इतना बड़ा काम किए हैं, और इसका ये वाला चीज़ सही है। वो कभी कभी सवाल ऐसा आ जाता है कि वोल्ट मीटर और मिली वोल्ट मीटर दिया होता है और उसके रजिस्टर दिए होते हैं, तो हमेशा वोल्ट मीटर का रजिस्टर बड़ा होता है और मिली वोल्ट मीटर का रजिस्टर छोटा होता है। लेकिन अमीटर में उल्टा होता है, मिली अमीटर का रेजिस्टेंस बड़ा होता है और अमीटर का रेजिस्टेंस छोटा होता है। तो ये है पहले के 6वें विकल्प का जवाब। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 का पहला भाग। विद्युत शक्ति के यस I और M के यस मात्रक के बीच संबंध लिखें। तो सिंपल है ये। दूसरे का पहला सवाल, विद्युत शक्ति, इसको सिंबल P से लिखते हैं और ये होता है W/T, P की वैल्यू। और P को लिखा जाता है VI से भी लिखा जाता है, P को VI से भी लिखते हैं। तो VI और ये W/T हमने लिख दिया यहाँ पे। ये जो W/T है ये भी वही लिखा है, क्योंकि W मतलब होता है V इंटू Q, ये वाली चीज़, और Q मतलब IT, तो T से T कट जाए, यानी दोनों एक ही चीज़ लिखे हैं। तो इसका एक मात्रक तो वाट होता है और W का मात्रक होगा जूल, लेकिन M केस में यूनिट लिखनी है तो जूल का होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर।
और टी का मात्रक होगा सेकंड। तो यहाँ पे जो दोनों के बीच रिलेशन हो जाएगा होगा वाट बराबर न्यूटन मीटर प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स। ये इस सवाल का जवाब है। केवल रिलेशन लिखना था, आपको केवल यही चीज लिखनी थी, लेकिन यहाँ हमने पूरा आपको करके दिखा दिया है। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 2 का दूसरा खंड। देखते हैं क्या है दूसरे का दूसरा खंड। धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों? 2 पार्ट है इसमें। तो इसका जवाब है धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और साथ में पूछा क्यों उत्पन्न होता है, तो उसका जवाब यह है कि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। यह है सवाल नंबर 2 के दूसरे पार्ट का जवाब। अगला सवाल देखिए, दूसरे का तीसरा खंड है। यदि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट क्रमशः निर्वात की विद्युतशीलता और चुंबकशीलता को प्रदर्शित करें तो 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेंगे? तो आइए इसको लगाते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे। सवाल नंबर 2 इसका तीसरा खंड है। तो हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है। और जो म्यू नॉट, या तो अब यहाँ से चाहें तो हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बनेगी 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9, और ये साथ में सब कुछ लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। इसको हम एक समीकरण कह देते हैं। और म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 और मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें म्यू नॉट की वैल्यू क्या मिल गई? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 2। दोनों का गुणा कर देते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/4 पाई 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इंटू 4 पाई 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, एक न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, और 10 पे रूट 7 को नीचे लगाएंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये जो लिखा है, ये लिखा है 1/9 × 10⁻16 न्यूटन, न्यूटन तो कट गया। अब मात्रक क्या बचा? मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर इंटू केवल प्रति एम्पियर स्क्वायर, यानी एम्पियर पर -2 की पावर। यही केवल बचा, क्योंकि न्यूटन तो कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से अगर इसको उल्टा लिखेंगे, इसलिए 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? तो ये पूरी चीज उल्टी लिखी जाएगी, यानी 9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/,
एम्पियर पर -2 यानी ये हो जाएगा एम्पियर का स्क्वायर। तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालें म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो 9 का वर्गमूल 3, 10 पे 16 का वर्गमूल 8। अब यहाँ पे समस्या है जो है, इसको हम सुलझाते हैं। तो ये देखो, ये जो लिखा है हम इसको अब सही मात्रक में लिख रहे हैं। इसको मात्रक इसका ये लिखा है मीटर बटे कूलाम स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर से केवल कूलाम बचा और ये हो गया एम्पियर, ये केवल एम्पियर रह गया। तो बराबर 3 × 10⁸ मीटर। और कूलाम का एक मात्रक होता है, कूलाम आवेश है, उसका मात्रक होता है एम्पियर × सेकंड। और बाहर पहले से है एम्पियर, तो ये एम्पियर एम्पियर कट जाएगा तो बचेगा मीटर पर सेकंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड। और मीटर बटे सेकंड मात्रक किसका होता है? वेग का। और ये 3 × 10⁸ क्या है? ये है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, जिसको संकेत c से लिखते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये c यानी प्रकाश की चाल का सूत्र है। तो ये हमने पूरा डिटेल में लगा दिया है इसको। सवाल नंबर 2 का ये तीसरा खंड है। और कोई भी बात आपको नहीं समझ आएगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगला सवाल है, प्रकाश किरण और तरंगाग्र में क्या संबंध है? प्रकाश की किरण और तरंगाग्र के बीच संबंध लिखना। ये है सवाल नंबर 2 का चौथा खंड। किरण और तरंगाग्र के बीच संबंध। तो इसका जवाब हम लोग लिखते हैं। वैसे भी हम आपको बता देते हैं, आप चाहे तो लिख लीजिए। हम यहाँ पे एक फिगर की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो ये तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसके ऊपर आप एक लंबवत रेखा खींच दोगे तो ये होगी प्रकाश की किरण। यानी कह सकते हैं कि जो किरण होगी ये तरंगाग्र के संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है। संचरण की दिशा यानी तरंगाग्र किस दिशा में बढ़ रहा है, प्रदर्शित करती है। और ये तरंग संचरण के लंबवत होती है, या फिर इतना ही काफी है। जो किरण होती है वो तरंगाग्र के संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है। और चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ये तरंग संचरण के लंबवत होती है। और अगला जो सवाल है दूसरे का 5वां सवाल है, ठोसों के ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। तो इसका जवाब ये है कि किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन जिन ऊर्जा स्तरों में रहते हैं उन्हें उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बैंड
वो जिस भी ऊर्जा स्तर में रहता है वही उसका एनर्जी बैंड कहलाता है। बाकी इसका डिटेल वीडियो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसमें हमने पूरा इसका एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, वहाँ पे इसको देख सकते हैं। अगला जो है सवाल नंबर 2 का 6वां खंड है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की। तो इसकी जो खोज है उसकी खोज हर्ट्ज ने किया था और इसको पूरा डिटेल में समझाने वाले वैज्ञानिक थे आइंस्टीन। उन्होंने इसके ऊपर पूरी एक समीकरण को स्थापित कर दिया था जिसके लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये है सवाल नंबर 2 का 6वां खंड और उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। ये सवाल है 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है। स्रोत से प्राप्त ऊर्जा और संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना करो। सवाल नंबर 3 का पहला खंड है। इसमें वोल्ट दिया है 2 वोल्ट और धारिता दिया हुआ है 10 माइक्रोफैरड। तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणे माइक्रो मतलब 10 पे ऋण 6 की घात, इतना हो गया फैरड। तो स्रोत से प्राप्त ऊर्जा यानी कितनी एनर्जी मिलेगी स्रोत से प्राप्त ऊर्जा W या U बराबर होगा Q इंटू V। Q मतलब होता है CV, तो ये हो जाएगा CV इंटू V यानी हो गया CV स्क्वायर। तो C की वैल्यू 10 गुणे 10 पे ऋण 6 की घात और V की वैल्यू 2 का वर्ग है। 2 का वर्ग 4 दाम 40 गुणे 10 पे ऋण 6, इतना चाहे जूल लिख लो या 4 गुणे 10 पे ऋण 5 जूल, इतना जूल होगा स्रोत से प्राप्त ऊर्जा। दूसरा इसमें है संधारित्र में संचित ऊर्जा बताओ। संधारित्र में संचित ऊर्जा, इसको U से लिखते हैं। सूत्र होता है हाफ CV स्क्वायर, तो CV स्क्वायर निकाल लिया, उसका आधा कर देना है यानी 1/2 गुणे 4 गुणे 10 पे ऋण 5 का आधा यानी 2 गुणे 10 पे ऋण 5 जूल। ये इस सवाल का जवाब होगा। चाहे तो आप लिख सकते हो 20 माइक्रो जूल और इसका 40 माइक्रो जूल। अगला सवाल है एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध है 0.2 ओम। 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के खुले सिरों पर विभवांतर और सेल से प्राप्त धारा की गणना कीजिए। तो ये है सवाल नंबर 2 का दूसरा खंड। यहाँ पे V की वैल्यू है 1.5 वोल्ट और इसमें कहा है आंतरिक प्रतिरोध, उसको स्मॉल r से लिखते हैं, वो है 0.2 ओम और 2.8 ओम का एक बाह्य प्रतिरोध, तो उसको हम कैपिटल R से लिख देते हैं। 2.8 ओम का बाह्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे कहा है कि सेल के खुले सिरों का विभवांतर कितना होगा, ये निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम इसको चित्र की मदद से समझ लेते हैं। वैसे चाहें तो तुरंत आप इसको निकाल सकते हो, जो कि इसमें पूछा था सेल से प्राप्त धारा, सेल से प्राप्त धारा I मतलब होता है V/R। तो अब चूंकि यहाँ पे V की वैल्यू है 1.5 बटे में R, तो दोनों रेजिस्टेंस जोड़े जाएंगे R प्लस R यानी 0.2 प्लस 2.8 यानी ये हो जाएगा 3 यानी 0.5 एम्पियर। और फिर इसमें कहा था सेल के खुले सिरों का विभवांतर यानी सेल के सिरों का विभवांतर।
सिरों का विभवांतर ई या वी, जो भी आप सिंबल से इसको दिखाना चाहें। अगर आप इसको ई से दिखाते हैं तो यहाँ पे ये वी है, अगर आप इसको ई से दिखाते हैं तो ये वी है, जो कि होगा यहाँ पे v माइनस आई आर। तो v की वैल्यू है 1.5, i की वैल्यू है 0.5 और r की वैल्यू थी 0.2। तो ये हो गया 1.5, गुणा करेंगे 2 पंचे 10 यानी 0.1 हुआ। तो घटाएंगे तो ये आएगा 1.4 वोल्ट। सेल के खुले सिरों का विभवांतर है 1.4 वोल्ट। ये आखिर ऐसा क्यों आ रहा है? ये है एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल, और ये है बैटरी का वोल्टेज, और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो सेल का विभवांतर होगा उसमें से ये रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा वो ड्रॉप हो जाएगा। तो इसीलिए हम 1.5 में से इसका वोल्टेज यानी यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू, इसको R, इसको कैपिटल R और इसको हमने V माना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज होगा उसको हमने E नाम दिया है, ये वाला चीज। तो ये है सवाल नंबर 2 के दूसरे खंड का जवाब। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर ये 2 नहीं बल्कि 3 था। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 का तीसरा खंड। यदि तरंगदैर्घ्य लैम्डा तरंग का गुण h और संवेग p, यदि तरंगदैर्घ्य लैम्डा तरंग का गुण और h और p दोनों कण का गुण प्रदर्शित करते हैं, मतलब ये जो h है और p है ये कण के गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं और लैम्डा तरंग के गुण को प्रदर्शित कर रहा है। तो लैम्डा बराबर h बाई पी और p बराबर h बाई लैम्डा, ये दोनों क्या दिखाएंगे? तो ये दर्शाएंगे कण की तरंग प्रकृति को। ये तरंग प्रकृति को दिखा रहा है और ये कण प्रकृति को दिखा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये कण की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सीधा सीधा जवाब आप लिखोगे कि यदि तरंगदैर्घ्य लैम्डा तरंग का गुण h और संवेग p कण का गुण प्रदर्शित करते हैं तो लैम्डा बराबर h बाई पी और p बराबर h बाई लैम्डा कण की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। यानी जो यहाँ पे कण है वो तरंग रूप में भी है और कण के रूप में भी है। यानी कोई भी पदार्थ जो ऐसा है वो हर एक पदार्थ कण एवं तरंग दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। तो या तो इसका आप सिंपल जवाब लिख दो कि ये द्वैत प्रकृति दिखा रहे हैं या फिर कण एवं तरंग दोनों प्रकृति को ये दर्शा रहे हैं। यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति है 2 × 10⁻6 किलो और उसकी बंधन ऊर्जा है यहाँ पे निकालनी है जूल में और वोल्ट मीटर में निकालनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर में। तो सवाल नंबर 3 का चौथा खंड है। द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम से लिखते हैं, वो है 2 × 10⁻6 kg। तो एनर्जी निकालेंगे, सूत्र होगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, यानी 2 × 10⁻6 और c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। उसका वर्ग करना है। तो 3 का वर्ग 9 दूनी 18 × 10⁸ 8 दूनी 16, 16 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 10, यानी 18 × 10⁻10 या 1.8 × 10⁻11 जूल ये होगा। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो ये हो जाएगा 1.8 × 10⁻11 बटे में 1.6 × 10⁻19। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हो जाएगा 18/16 और ये 19 और 11 जुड़ जाएंगे तो 30 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको लिख सकते हैं 9/8 × 10⁻30। तो ये हो जाएगा 8 × 8, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा। 8 × 8, 8 दूनी 16 और इस हिसाब से चीज जाएगा। 4 बचेगा, 8 पंचे 40 × 10⁻30, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 × 8 2 10, 8 × 8 1 9। तो 1.125 × 10⁻30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है सवाल नंबर 3 का चौथा पार्ट जिसको हमने सॉल्व किया है। ये जूल में एनर्जी है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है। तो आज के इस पार्ट में बस यहीं तक। आगे का जो सवाल है उसको हम आगे के पार्ट में सॉल्व करेंगे और पार्ट वाइज हम हर एक सेट को सॉल्व कर रहे हैं। हमने पीछे के भी कई वर्षों के सेटों को सॉल्व किया, आप उसको प्लेलिस्ट के अंदर से देख सकते हैं।
उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो कुछ आपको बताने की कोशिश की समझ में आया होगा। किसी तरीके का अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।